आज का जो टॉपिक है वो गर्भधारण संस्कार को लेके है। 16 संस्कार होते हैं और संस्कार हमारे बहुत ही ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि ये कि ज्योतिष में प्रेडिक्शंस कर देना, ठीक है, प्रेडिक्शन कर देंगे, बता देंगे, वो सब चीज़ें बहुत आगे की चीज़ें हैं। पहले हमें जड़ों को जानना पड़ेगा और मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोगों को पहले मैं जड़ से लेकर के चलूँ ऊपर तक, फिर जब प्रेडिक्शंस की बारी आएगी तो बट बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताते रहूँगा जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको सुन करके, जान करके। नॉलेजेबल वीडियोज़ जो भी हैं आपके पास आएंगी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार में क्या है, जिस कर्म के द्वारा जो है स्त्रियाँ गर्भ धारण करती हैं उसी को गर्भधारण संस्कार बोला गया है। अब इसमें जो है पुरुष का स्पर्म और उससे निषेचन होकर के स्त्री जो है गर्भ धारण करती हैं, उसको जो है गर्भ संलग्न संस्कार भी कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 184वां सूक्त में गर्भधारण विषय पे कुछ मंत्रों को लिखा गया है। उसमें ऋषि जो है अनेक देवताओं से गर्भ धारण के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है उनके उस समय सहायता करें। जैसे विष्णु जी से गर्भ धारण के लिए बोला गया कि हे विष्णु देवता, आप गर्भाशय को तैयार करें, आप उस आवरण को तैयार करें जहाँ संतान गर्भ धारण, जो स्त्री जो गर्भ धारण करने जा रही है उसका वो आप तैयारी करें उसका पूरा। और त्वष्टा जो है उस गर्भाशय के रूप को स्थिर करे और प्रजापति उस प्रजापति जो है वो उनको बोला गया है कि आप जो है उस गर्भाशय में जितना द्रव्य चाहिए उतना द्रव्य उस गर्भाशय में आप डालें, भरें। धाता और सरस्वती को बोला गया है कि आप उसमें भ्रूण प्रतिष्ठित करें, प्राण प्रतिष्ठा। अश्विनी कुमार जो है वो उनको बोला है कि आप जो है गर्भ को नीलकमल की माला से, जो गर्भाशय में जो माला नाल बनता है, आपको पता होगा, नीलकमल के माला से सुसज्जित करें। तो ऐसे मंत्र जो है ऋग्वेद में लिखे गए हैं कि जो भगवान, जो ऋषि हैं जो हमारे गर्भधारण के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। अब जो है गर्भधारण के पूर्व जो है विधिवत देवताओं के पूजन एवं निषेचन के पूर्व तथा पश्चात जो है भगवान का प्रार्थना करें, देवताओं को थोड़ा पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें कि जो भी उनका संतान हो काफ़ी अच्छा हो। अब स्मृति ग्रंथ या यज्ञवकल्प स्मृति एक है, दो हैं, उनमें जो है शतातत स्मृति भी है एक। इसमें जो है गर्भधारण के काल को और धार्मिक कृत्य पर अत्यधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार एक संस्कार के पूर्व संकल्प, मातृ पूजा, नंदी श्राद्ध और गणेश जी की पूजा का विधान लिखा गया है। इन जो ग्रंथ में बताया आपको, स्मृति ग्रंथ जैसे है इन सबों में। अब जो है रज्जोनिवृत्त, आपको पता होगा, उसको बोलते हैं डेट्स जब आते हैं। तो रज्जोनिवृत्त के से चौथे दिन जो होता है, चौथे दिन से लेकर के और 16वें दिन के बीच के जो समय है उसको गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अब इसके लिए इन्होंने रात्रि को ही बोला है कि रात्रि में ही आप प्लान करें। दिन को इन्होंने बिल्कुल तरह मना किया है। इवन आप लाल किताब में भी जब पढ़ेंगे तो दिन में लाल किताब भी साफ साफ मना करता है कि ये प्रक्रिया ना करें गर्भधारण संस्कार का। क्योंकि दिन में जो ऋषियों ने भी लिखा हुआ है कि जो दिन में प्लानिंग करते हैं उनसे जो होने वाली संतति होती है वो काफ़ी निर्बल और दुर्भाग्यशाली एंड अल्पायु, इस टाइप का संतति की प्राप्ति होती है। तो दिन में साफ साफ मना किया हुआ कि दिन में प्लानिंग बिल्कुल ना करें। और जो है
मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको पुरुष संतति की प्राप्ति चाहिए तो मनुष्य का जो है, पुरुष का जो है वो वीर्य काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपको कन्या संतति की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए स्त्री की रज बहुत प्रबल होना चाहिए, तब जाकर के रजो जो होते हैं रज वो प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल होनी चाहिए, तब जाकर के कन्या संतान की प्राप्ति होती है। अब इसमें जो है मनुस्मृति अगर देखेंगे तो उसमें भी, और कुछ ऋषियों ने भी ये लिखा हुआ है, कुछ तिथियों के बारे में लिखा हुआ है कि रजो निवृत्ति के काल से आरंभ 4 तिथियाँ, तो जिसमें से 4 दिन तो पहले छोड़ दीजिए स्टार्टिंग का, उसके बाद उसमें 2 तिथि और भी आती हैं, एकादशी और त्रयोदशी। इनको छोड़ करके आप बाकी किसी भी तिथि के रात्रि में आप गर्भधारण संस्कार आप कर सकते हैं, गर्भधारण का प्लानिंग कर सकते हैं आप। विष्णु पुराण में गर्भधारण को जो काल है उसका स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या पर एवं सूर्य संक्रांति होता है, सूर्य संक्रांति एंड जो है तैलाम्ब अंग, मतलब तेल बॉडी पे लगाना, तैलाम्ब अंग एक वर्ड आया हुआ है, मांसाहार करना, ऐसा सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे। पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य संक्रांति को पूरी तरह से अवॉइड करा बोला गया है कि इस टाइम पे तेल नहीं लगाना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए और गर्भधारण का प्लान नहीं करना चाहिए। आचार्य राम दैवज्ञ ने गर्भधारण के मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मुहूर्त चिंतामणि। उस मुहूर्त चिंतामणि में उन्होंने बताया है कि 3 प्रकार के जो गंडांत है, जैसे नक्षत्र गंडांत है, तिथि गंडांत है और लग्न गंडांत है। उसके अलावा बध तारा जो जन्म से 7वां नक्षत्र होता है, बध तारा, और बध तारा जन्म नक्षत्र से में जो जन्म होता है जिस व्यक्ति का, अपने जन्म नक्षत्र का, मूल का और भरणी नक्षत्र का, उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र, पोष नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मघा नक्षत्र, इन नक्षत्रों को अवॉइड करने के लिए बोला है कि आप इन नक्षत्रों में गर्भधारण संस्कार बिल्कुल ना करें, टोटली अवॉइड करें, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा फल नहीं देते हैं होने वाले संतति के लिए। अब एक और चीज़ आता है कि अगर पितरों का श्राद्ध चल रहा हो, पितृ का श्राद्ध का दिन है, उस पितृ का श्राद्ध का समय चल रहा है, उस टाइम पे भी आप अवॉइड करें। जन्म राशि और जन्म लग्न से अगर 8वां लग्न उदय है, जन्म राशि और जन्म लग्न, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि जन्म राशि क्या है, जन्म लग्न क्या है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, बस पैसेंस रखिए। बहुत लंबा वीडियो, बहुत दिन तक चलेगा, लेकिन आप परफेक्ट एक एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। आपको बहुत डीप लेवल तक लेके जा रहा हूँ, तो हर चीज़ बताऊँगा, बट आप देखते जाइए। तो जन्म राशि से और जन्म लग्न से अगर 8वां लग्न या फिर पाप ग्रह से के नक्षत्र का समय उस समय चल रहा हो, जिस समय आप गर्भधारण का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें कतई ना करें, बिल्कुल रुक जाए जब ये सब चीज़ें चल रहा हो, ये सब लग्न उदय हुआ हो तो। और उसमें जो है एक भद्रा जो है आपको बताया था, जो करण बताया था आपको कल, करण मुहूर्त में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो करण में भद्रा करण, रिक्ता तिथि आपको बताया था, जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और पर्व में देखा जाए तो पूर्णिमा और अमावस्या शाम के टाइम में, एंड मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिन को छोड़ करके
और स्टार्टिंग का जो डेट्स आता है 4 दिन, उसके रात्रि को छोड़ करके बाकी आप गर्भधारण संस्कार के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसमें इसलिए आप कई बार देखे होंगे कि कई बार जब लड़कों की शादी होती है सैटरडे के रात में, तो संडे के दिन जब उनकी विदाई होती है तो संडे के रात में उन दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। उसके पीछे का कारण यही है कि उस दिन अगर कोई संतति, उस दिन से अगर कोई संतति, मतलब उस दिन गर्भधारण होता है, उससे कोई संतति प्राप्त होता है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, वो होता भी है। और माता पिता के लिए क्रिएट प्रॉब्लम हो सकता है या बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अब उस दिन अवॉइड किया जाता है और सुहागरात उस दिन पोस्टपोन कर दी जाती है। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता था होगा। उसके बाद ऋषियों ने कहा है कि शुभ टाइम कब है कि जब गर्भधारण संस्कार करें, तो जब हम देखेंगे कि उस टाइम पे गोचर में अगर शुभ ग्रह लग्न के केंद्र भाव में, अब केंद्र भाव और त्रिकोण भाव, ये सब चीज़ें भी आपको बताऊंगा, बट जब स्टार्ट करूंगा थोड़ा और डीप में जाके, फिर पहले आपको बेसिक्स कंसेप्ट बता रहा हूँ। बेसिक्स कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए फिर आपको सब कुछ समझ में आएगी। केंद्र भाव बोलते हैं लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। उसके अलावा त्रिकोण भाव में 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव में आता है। तो इसमें अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह उसमें बैठा हो, और जो है पाप ग्रह जो है अगर तृतीय, षष्ठ, छठे और एकादश भाव में हो, और लग्न को कोई पुरुष ग्रह देखता हो, और चंद्रमा से विषम राशि और विषम राशि के नवमांश में अगर चंद्रमा हो, तो ऐसे में गर्भधारण का बहुत अच्छा बताया गया है कि आप गर्भधारण कर सकते हैं। बट एक सुपर माना गया, अच्छा माना गया। लेकिन अगर मध्यम गर्भधारण की बात करें तो उसमें चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्वनी, इन नक्षत्रों को जो है मध्यम गर्भधारण संस्कार का समय माना गया है। संतान प्राप्ति में बहुत सारे दोष भी देखने को मिलते हैं। तो जब मैं कुंडली बनाना सिखाऊंगा और कुंडली को देख कर के कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा दोष है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर कौन सा योग है जिसकी वजह से बहुत सारे संतानें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कुंडली बना करके जब देखना सिखाऊंगा तब आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। संतान प्राप्ति के दोष में अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें कई सारे दोष आ जाते हैं, जैसे पितृ शाप आ जाता है, मातृ शाप आ जाता है, भातृ शाप भी आ जाता है। उसके साथ साथ भूत प्रेत श्राप भी आ जाता है कई बार। तो पितृ शाप में क्या होता है कि जब आप जब कुंडली देखना सीख जाएंगे उस टाइम आपको समझ में आएगा कि जब 5वें में जब सूर्य नीच क्या हो जाता है और शनि से डिग्री वाइज बहुत पास में आ जाता है, बहुत कम डिस्टेंस में होता है शनि से सूर्य का जो डिग्री वाइज होता है डिस्टेंस, और पंचम भाव पाप कर्तरी में अगर आ जाता है तो ऐसे में पितृ शाप को देखने को मिलता है। ऐसी अगर मातृ शाप को अगर देखा जाए तो 5वें में अगर चंद्रमा नीच का हो जाए और पाप ग्रह से क्लोज में आ जाए, और जो कारक ग्रह है संतान का वो अष्टम वगैरह में चला जाए, तो ऐसे में मातृ शाप को भी मातृ शाप देखने को मिलता है। ऐसी भातृ शाप को अगर देखें, मैं जस्ट मोटा मोटा बता देता हूँ, जब मैं कुंडली बना करके पढ़ाऊँगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगे। भातृ शाप में अगर देखें जो तीसरे का जो स्वामी है मंगल राहु से युक्त हो जाए और युक्त होकर के वो 5वें में बैठ जाए और 5वां का मालिक 8वें में बैठ जाए, तो ऐसे में भातृ शाप देखने को मिलता है। बट इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा आजकल लोग ट्रेडिशन अपनाते हैं, बोलते हैं कि प्रेत श्राप लग गया है, तो वो भी आप बहुत ईजिली देख पाएंगे जब आप कुंडली देखना शुरू करेंगे। तब उसमें होता है कि संतान प्राप्ति में प्रेत श्राप जो है ना बहुत स्ट्रांगली काम करता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है, बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं,
जब पितरों का कर्म क्रिया अगर अच्छे से नहीं हो पाता है तो वो प्रेत बन जाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में कष्ट, पीड़ा, वंश वृद्धि देते ही नहीं है, वंश को बढ़ने ही नहीं देते हैं। अब अगर इसको कुंडली में देखा जाए तो अगर इसको देखने के लिए कुंडली में आपको पंचम भाव में अगर शनि सूर्य मिल करके सातवें भाव में, सातवें भाव के जो देखा जाए तो इसमें जो है प्रेत साप भी बहुत स्ट्रांगली काम करता है। अगर इसको आपको कुंडली में देखना हो तो आप पाँचवें भाव में शनि सूर्य और सातवें भाव में चंद्रमा नीच का या फिर काफ़ी पापी ग्रह से दृष्ट होकर के चंद्रमा सातवें भाव में बैठ जाए और लग्न के 12वें में राहु, लग्न के 12वें में राहु और गुरु हो तो ऐसे में प्रेत साप देखने को मिलता है। और है कि अष्टमें शनि, अगर अष्टमें शनि हो, शुक्र से युति होकर के पाँचवें भाव में बैठ जाए और जो संतान का कारक ग्रह, वो वैसा कारक ग्रह एक ही रहेगा गुरु। गुरु अगर पाँचवें भाव पंचम का मालिक होकर आठवें में बैठ जाए तो ऐसे में भी प्रेत योग देखने को मिलता है। प्रेत साप की वजह से संतान में वृद्धि नहीं होती है। अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? उपाय में सबसे पहले चीज़ की आप गया जाए, गया में श्राद्ध वगैरह होती है, शांति वगैरह होती है, तो आप वहाँ पर जा कर के अपने पितरों की शांति कराएं, श्राद्ध कराएं। आप जो है एक नासिक के पास में है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर भी जा कर के आप शांति करा सकते हैं। नागबली, त्रिपंडी, नारायण नागबली वो सब करा सकते हैं आप, वो सब कराएं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक शांति मिलती है। गाय का दान करें, चांदी का दान करें, ये सब उपाय में आ जाते हैं। बहुत सारे पुत्र को अगर कुंडली में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, पंचम भाव में अगर राहु हो और सूर्य बुध साथ में बैठे हों पंचम भाव में और शुभ ग्रह से कहीं दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस पर, पंचम भाव पे, ग्रहों पे, तो ऐसे में बहुत से पुत्र होने के चांसेस हो जाते हैं। मल्टीपल संतति होने लगती है, आपको मल्टीपल चाइल्ड्स होने लगते हैं। अगर पंचम ग्रह का जो मालिक है, जो पंचमेश है, वो शुभ ग्रह से, शुभ ग्रह के राशि में बैठा हो, शुभ ग्रह से दृष्टि में हो और गुरु अगर कहीं केंद्र में बैठा हो तो ऐसे में भी बहुत सा संतति होने का चांसेस होते हैं, बहुत सारे संतति हो जाते हैं। तो मैं एक एक करके बताऊंगा, जब आप कुंडली जब आप रीड करना सीख जाएंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। बट अभी एक थोड़ा धीरे से चलना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि सबसे पहले डिफरेंस समझिए कि ज्योतिष में, ज्योतिष क्या है, वास्तु क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझना पड़ेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो एक एजुकेटेड डॉक्टर जो है वो ज्योतिषी है, ठीक है। डॉक्टर का काम है रेमेडी लिख करके दे देना, डॉक्टर का काम है दवा लिख करके दे देना। अब वो आप दवा लेकर के किसके पास जाएंगे? तो डॉक्टर ने जिसको लिखा हुआ, अगर उसने होम्योपैथिक का लिखा हुआ है तो आप होम्योपैथिक की दुकान पे जाएंगे, अगर उसने आयुर्वेदिक लिखा हुआ है तो आप आयुर्वेदिक दुकान पे जाएंगे, अगर उसने एलोपैथिक लिखा हुआ है तो एलोपैथिक दुकान पे जाएंगे। ऐसे ही अगर ज्योतिषी कुंडली देखता है, अगर उसने लिख करके दे दिया कि आप वास्तु चेक करा लीजिए, अब वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, एक रेमेडियल टूल है, न कि प्रेडिक्टिव टूल है। प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, रेमेडी बता सकते हैं। अब बहुत सारे वास्तुशास्त्री ये बोलना शुरू कर देंगे या फिर बहुत सारे न्यूमरोलॉजी वाले बोलना शुरू कर देंगे कि हम तो प्रेडिक्शन करते हैं। तो प्रेडिक्शन वो वैसे ही होता है, अगर किसी को फीवर है और पैरासीटामॉल दवा जो है, अगर किसी दुकान पे गए और किसी रेमेडियल देने वाले, जैसे दवा देने वाले किसी दुकानदार साहब ने बोला मुझे फीवर है, उसने आपको पैरासीटामॉल दे दिया, उसने कुछ चेक नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि फीवर में पैरासीटामॉल खिला दो। बट अगर उसको डेंगू हुआ है तो वो दुकान वाला आपको डेंगू टेस्ट करके नहीं देगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर टेस्ट करवाएगा, टेस्ट करके फिर आपको बताएगा कि आपको डेंगू हुआ है,
आप फिर उसी दुकान पर जाएंगे और वहाँ से आप जा कर के वो दवा ले सकते हैं जो डेंगू की दवा है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि वास्तु से प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। हाँ, ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाता है कि ठीक है पैरासीटामोल खा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको दवा थोड़ा फीवर हुआ होगा या पेन हो रहा होगा, बॉडी पेन, बॉडी के ऊपर कुछ हो रहा होगा। बट ये बोल दीजिए कि वास्तु से आप पूरा प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, तो पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप। ठीक है, प्रेडिक्शंस अर्थात कि आप किसी घर को ये देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये बंदा अगर किस चीज़ का बिजनेस कर सकता है, ये बंदा जो है अगर बिजनेस कर सकता है, मान लीजिए फूड का बिजनेस कर रहा है तो कौन सा बिजनेस फूड का चलेगा, वेस्टर्न फूड चलेगा या इंडियन फूड चलेगा। अगर मान लीजिए वेस्टर्न कर लिया तो फिर नॉन वेज चलेगा कि वेज चलेगा। ये सारे प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ रेमेडियल टूल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे वास्तु वाले मुझसे नाराज़ हो सकते हैं कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ उतनी ही लिमिट तक नॉलेज है, सिर्फ वास्तु का नॉलेज है। अगर आप वास्तु से बाहर निकलेंगे, जब ज्योतिष में डीप स्टडी करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तु रेमेडियल टूल है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अगर कुंडली में शनि मान लीजिए खराब है और आप वास्तुकार हैं, आपने कुंडली नहीं देखा, आपने सीधे घुसा और देखा इस अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है इस डायरेक्शन में ये रखा हुआ है, इसको हटा दो, वो ठीक हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि आप एज ओ वास्तु गए हुए हैं और शनि बुरी तरह पीड़ित है, बुरी तरह परेशान कर रहा है, तो आप अगर जा कर के वो सामान वहाँ से शनि का निकलवा देंगे तो वो आज निकलेगा, दूसरे दिन शनि फिर से कुछ ना कुछ दूसरा सामान, जैसे अगर वहाँ से कुछ जूता रखा हुआ, जूता आपने हटवा दिया तो वहाँ पे ब्लैक कलर रखवा देगा। अगर शनि पीड़ित है और पीड़ा देने के लिए तैयार है, तो जब तक आप शनि का रेमेडी नहीं करेंगे वो ग्रह शांत ही नहीं होगा, आपको चेंज कराते रहेगा। वहाँ पे ये हटाया आपने, अगर गलत उस समय क्या होता है जब हम रेमेडी करने के लिए आते हैं उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे अच्छे जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग उस समय हो जाते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हम रेमेडी करा लेते हैं, बट जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग ग्रह थोड़ा देर के लिए हटता है, फिर से जो खराब ग्रह है जिसका इफेक्ट आ रहा था, जिसका आपने वास्तु से रेमेडी कराया था, वो फिर वहाँ वो सामान रखवा देता है। भले ही उसका शेप और साइज अलग होगा बट सामान उसी ग्रह से संबंधित होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हम सिग्नेचर चेंज करा देंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, लेकिन सिग्नेचर चेंज आप करेंगे, आप सिग्नेचर चेंज करेंगे वो आपके किसी और चीज़ में जाके घुस जाएगा। ग्रह पीछा नहीं छोड़ते हैं, ग्रह का उपाय करना पड़ता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इवन मैं आपको बता दूं कि किसी के बोल देने से नहीं होगा कि जाओ तुम्हारा शनि ग्रह खराब है, आज मैं बोल दिया आज से तुम्हारा शनि ग्रह ठीक हो गया, कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितने बड़े ज्योतिषी हो, चाहे कितने बड़े भक्त हो। हाँ, कुछ केसेस में हो जाता है, कुछ केसेस में कुछ बहुत शक्ति प्रदान कर रखे हैं, फिर भी शनि जी ग्रह जैसे ग्रह तो मानते ही नहीं है कि मैं बिना कर्म का तो मानूंगा नहीं, तो उनको मनाना पड़ता है। उसके लिए अगर शनि ग्रह 92,000 मंत्रों से मानते हैं, शांत होते हैं, तो 92,000 मंत्र चाहिए। किसी के एक बार बोल देने से नहीं हुआ कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैंने बहुत सारे सोखा और ओझाओं के पास भी गया हूँ और तांत्रिक विद्या में भी जाकर बैठा हूँ, जाके देखा हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आई है। उसके लिए बिना मंत्र जाप, बिना पूरा मेहनत किए बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही अगर नंबर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में भी लोग बोलते हैं कि हम ये नंबर दे दिए, ये नंबर दे दिए। आपका नंबर आप देखिए तो आपका न्यूमरोलॉजी तभी काम करेगा जब आपके कुंडली में कोई अच्छा ग्रह आकर सपोर्ट कर रहा होगा। अगर आपके कुंडली में वो ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा आकर के, आप कितना भी कुछ कर लें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्योंकि वो नंबर जो है ना उसकी किस्मत को नहीं चेंज कर सकता जब तक कि ग्रह न तैयार हो। ठीक है, अगर कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया में बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनको लगता है कि मैंने नंबर चेंज करा दिया उसकी तकदीर बदल गई। अरे जिसकी तकदीर नहीं बदल पा रहे हो ना उसकी नंबर चेंज करा के देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में वही योग है, वही दशा चल रहा है, वही महादशा चल रहा है। तब महादशा और गोचर से के अगेंस्ट जा करके नंबर दे करके चेंज नहीं करा सकते। अब जो टॉप पे चल रहा है आप उसको थोड़ा सा कोई नंबर दे दिए, चेंज करा दिए, ऑलरेडी वो टॉप पे ही है, वो टॉप पे जाएगा, उसका अच्छे ग्रह चल रहा है, अच्छे ग्रह जाएगा वो। तो इसमें कोई आपका बहुत बड़ा बहादुरी नहीं हुई। हाँ, ये होता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है। हमने ज्योतिष से देखा कि कुंडली से देखा कि ज्योतिष में उसके कुंडली में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ट्रीटमेंट करके थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा चीज़ों को हम दबा सकते हैं। अब आंधी आ गई है तो आंधी को हम रोक नहीं सकते, बट आंधी में प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है हम पहले बता देंगे, भैया आप ये प्रिकॉशन ले लो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
अगर वास्तु कर रहे हैं, अगर जूता हटवा रहे हैं तो वहाँ बोल देंगे ठीक है जूता कैसे हटा लो, ये थोड़ा सा कम कर सकता है, बट फाइनली ख़त्म हो जाएगा, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ग्रह है, ग्रह से कोई जीत नहीं सकता, न हम न कोई। भगवान को भी ग्रहों ने परेशान किया है, शनि ग्रह सबके पीछे पड़े रहे हैं, सबको परेशान किए हैं। तो ये सब चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान न दें कि ये मतलब कन्फ्यूजन ना हो आपको कि ज्योतिष क्या है और वास्तु क्या है और न्यूमरोलॉजी क्या है। ठीक है, घर का नंबर से हम बता देते हैं कि घर में क्या स्थिति होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमरोलॉजी ही सब कुछ है, या फिर घर के घुसते ही हम बता देते हैं कि घर का एंट्रेंस ऐसा है तो इस घर में ऐसा हो रहा होगा। वो आप एक छोटी सी चीज़ें पकड़ रहे, थोड़ा बहुत पकड़ रहे हैं, क्योंकि पता है जैसे पैरासीटामोल कोई खा रहा है तो उसको फीवर हो रहा होगा, इस टाइप का। और उस बंदे की पूरी कहानी बताना, वो कहानी आपको सिर्फ ज्योतिष ही बता सकता है, दूसरा कुछ नहीं बता सकता है। मैं वास्तु का ऑलरेडी स्पेशलिस्ट हूँ, वास्तु में काफ़ी स्टडी किया हूँ, तो आपको वास्तु के बहुत अच्छे टिप्स दूंगा, और आप अपने घर को घर के बाहर खड़ा होकर बता सकते हैं कि आपके घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देखे। वो चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहा हो बंदा, आप आराम से बता सकते हैं कि उस बंदे के घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। फिर बस आप फॉलो करते रहिए और देखते रहिए।